हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदू विवाह के आवश्यक तत्व और उनके उल्लंघन के परिणाम को लेकर आए। ये टॉपिक जुडिशियल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले रजनीश जुडिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अन्य टॉपिक पे भी जो वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हम शुरू करते हैं। हिंदू विवाह के आवश्यक तत्व क्या है और इनके उल्लंघन का परिणाम क्या है। अगर हम प्रोविजन को केवल देखें तो जो हिंदू विवाह का आवश्यक तत्व है वो सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में उपबंधित है। और अगर इसके उल्लंघन के परिणाम को देखें तो सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 17 और सेक्शन 18 में उपबंधित है। मतलब है कि अगर इस पूरे सवाल को, इस पूरे क्वेश्चन को हम धारा 5, 7, 8, 11, 12, 17 और 18 इन धाराओं के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो हमें दोनों प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड मैरिज, विवाह के आवश्यक तत्व क्या है और ऐसे तत्व या ऐसी शर्तों के उल्लंघन का परिणाम क्या है। तो सबसे पहले हम आवश्यक तत्व की चर्चा करते हैं। आवश्यक तत्व पे अगर आप देखें सेक्शन 5 को, तो सेक्शन 5 में 5 आवश्यक तत्व हैं। पहला, एकल विवाह की स्थिति होनी चाहिए, यानी जो पक्षकार हैं वह एक विवाह की स्थिति में हो। दूसरा, कि वो कॉम्पिटेंट हो, यानी विवाह करने के लिए सक्षम हो। तीसरा, उनकी एज जो विधि द्वारा निश्चित की गई है वो कंप्लीट होनी चाहिए। चौथा, वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा की स्थिति में ना आते हो। ये जो 5 बातें हैं ये सेक्शन 5 में कही गई है। लेकिन सेक्शन 7 वो हिंदू क्रम कांड की बात करती है, जैसे 7 स्टेप की बात, सप्तपदी की बात। और सेक्शन 8 वो रजिस्ट्रेशन से संबंधित है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर रखा हुआ है तो वो भी एक एसेंशियल एलिमेंट हो जाता है कि उसको भी कराना अनिवार्य है। तो अब हम आवश्यक तत्व में जो सेक्शन 5, 7, 8 है, अगर इस तरीके से देखें तो मूलतः 7 आवश्यक तत्व बन के आते हैं। 7 एलिमेंट, 5 एलिमेंट सेक्शन 5 में, एक 7 और 8 में। एक की चर्चा करते हैं और फिर इसको केस लॉ के साथ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करने का तरीका भी है। जैसे एकल विवाह है, हमें इसमें क्या जान लेना चाहिए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 3 बातें हैं। पहला, कि अगर एकल विवाह है, एक विवाह की स्थिति है, तो उसका अभिप्राय क्या है। दूसरा, उसकी शर्त का उल्लंघन का परिणाम क्या है, और जो बातें दोनों कही गई हैं उसको केस लॉ के माध्यम से कैसे साबित किया गया है। तीनों की चर्चा करते हैं। अगर हम मीनिंग की बात करें, एकल विवाह के अभिप्राय क्या है, तो इसके 3 बातें निकल के आती हैं कि जो पक्षकार हैं वो विवाह करने की स्थिति में तब होंगे जब वह अविवाहित हों, यानी ऐसे पक्षकार, यानी ऐसे जो लड़का है या जो लड़की है उनका पूर्व में कभी भी विवाह ना हुआ हो, यानी वो कुंवारे हो या कुंवारी हो। दूसरी स्थिति, अगर विवाह हो गया हो तो तलाकशुदा की स्थिति में हो, उनका विधितः विवाह विच्छेद हो चुका हो। और तीसरा, वो विधवा या विधुर हो, यानी उनके पति या पत्नी की मृत्यु हो गई हो। अगर ये तीनों बातें हैं, यानी वो अविवाहित हैं, वो तलाकशुदा हैं या विधवा या विधुर हैं, तो वो एकल विवाह की स्थिति में है, मोनोगामी की स्थिति में है और वह दूसरा विवाह करने के लिए विधि द्वारा योग्य है। किंतु यदि वह इस स्थिति में नहीं है और पुनः विवाह कर लेते हैं, यानी इस पहली शर्त सेक्शन 5 सब क्लास 1 की शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो
इसके दो परिणाम होंगे। एक, विवाह जो किया गया है वो शून्य हो जाएगा, सेक्शन 11 विवाह को शून्य घोषित कर देगी, और ये दंडनीय भी है, यानी ऐसा कार्य करने वाले, बाइगेमी करने वाले, द्विविवाह करने वाले पक्षकार दंड के भागी होंगे, और ये धारा 17 कहती है। यानी सेक्शन 11 ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया और सेक्शन 17 ने वो पक्षकारों को दंडित किया। अब पक्षकारों को दंडित करने की जो क्राइटेरिया है वो दो है। अगर उन्होंने बता करके, पक्षकार को बता करके दूसरा विवाह किया है कि मैं पहले से विवाहित है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत वो दंडित होंगे, और जिसकी सजा है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। लेकिन अगर उन्होंने पक्षकारों को छिपा के शादी किया है, पक्षकारों को नहीं बताया है, तो 495 के अंतर्गत दायित्व के अधीन होंगे, और उसकी सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। तो अब क्लियर हुआ कि अगर आपने सेक्शन 5 सब क्लास 1 में एकल विवाह का जो शर्त है उसका उल्लंघन किया, तो आपका विवाह शून्य होगा, सेक्शन 11 17 कहती दंडनीय होगा, और वो दंड आपको आईपीसी की धारा 494 और 495 के अंतर्गत मिलेगी। अब यही बात जो सब क्लास 1 में एकल विवाह की बात कही गई है, इसी को हम केस लॉ के माध्यम से भी सिद्ध करेंगे। इसमें 3 महत्वपूर्ण केस हैं। पहला केस है प्रकाश चंद्र परमेश्वरी, प्रकाश चंद्र बनाम परमेश्वरी, ये AIR 1987 का है। इसी के साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण केस है मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये 1964 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यदि विवाह की रीतियां या कर्मकांड संपन्न करते समय पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी जीवित हो और पूर्वोत्तर विवाह पहले से ही अभिखंडित नहीं कर दिया गया है, तो पश्चातवर्ती विवाह शून्य होगा। मतलब ये निकल के आया कि जो हमारी धारा 11 कह रही है कि अगर आपने बाइगेमी का किया, दूसरा विवाह किया, तो विवाह शून्य होगा, वही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश चंद्र वर्सेस परमेश्वरी 1987 और मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में की। एक और सिचुएशन बनती है कि अगर पत्नी ने ही न्यायालय से इस बात की प्रार्थना कर दी कि साहब हमको कोई आपत्ति नहीं है और आप जो है वो मेरे पति की शादी करने की अनुमति दे दीजिए। इस मामले में एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस है संतोष कुमार वर्सेस अनंत राव, संतोष कुमार वर्सेस अनंत राव AIR 1988 1988। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जब पत्नी ने न्यायालय के समक्ष यह आवेदन किया हो कि उसके पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी जाए और न्यायालय ने पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी हो, तब भी वह विवाह शून्य होगा। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर पत्नी ही इस बात को न्यायालय से आवेदन कर दे कि साहब हमारे दूसरे में पति को शादी करने की अनुमति दे दीजिए, और यह मान लिया जाए कि न्यायालय ने अनुमति दे दी है, तो भी वो दूसरा विवाह शून्य होगा। ये बात संतोष कुमार वर्सेस अनंत राव के मामले में कहा है। अब इसी पे एक केस और है राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये 1961 इलाहाबाद का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि यह उपबंध जो द्विपत्नी यानी जो बाइगेमी के संबंध में है, चाहे वो पत्नी कोई दूसरा विवाह करे या पति कोई दूसरा विवाह करे, और इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करती, यानी कि यह जो है एक तरीके से संवैधानिक है, ये प्रतिबंध संवैधानिक है। तो इस तरीके से ये जो सब क्लास 1 है इसको हम केस लॉ के माध्यम से भी साबित कर पाएंगे। अब जो दूसरा क्लास है सब क्लास 2,
वो सब क्लास 2 क्या कह रहा है कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। अब इसमें भी हम ये 3 बातें करेंगे। आखिर इस सक्षमता का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है, इसके उल्लंघन का परिणाम क्या है और इससे संबंधित केस ला है। यानी हम एक एक तथ्य के साथ 3 बातें लिखेंगे। अब इस कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है, सक्षमता क्या मतलब है, इसके 3 मतलब हैं। पहला कि जो पक्षकार हैं, यानी विवाह के जो पक्षकार हैं, वो विधिमान सम्मति देने के लिए सक्षम हो, यानी जो उनकी कंसेंट हो, वो कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट हो, सक्षम हो। दूसरा, संतानोत्पत्ति के लिए योग्य हो या उसमें सक्षम हो। तीसरा, उनको किसी प्रकार की उन्मत्तता या मानसिक विकार से वो पीड़ित न, अगर ऐसा है तो वो विवाह करने के लिए सक्षम है। और अगर वो ऐसा होते हुए भी इस शर्त का उल्लंघन करते हैं तो सेक्शन 12 वो ऐसे विवाह को तुल्यकरणीय घोषित करती है, वाइडेबल घोषित कर देती है। ठीक है, अब इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, सुरजीत कौर बनाम उज्जवल सिंह 1978। सुरजीत कौर बनाम उज्जवल सिंह 1978 एवं अलका शर्मा वर्सेज अभिनेश शर्मा, अलका शर्मा वर्सेज अभिनेश शर्मा AIR 1991। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। माननीय न्यायालय ने कहा कि यदि विवाह के समय कोई पक्षकार वैध सम्मति देने में असमर्थ हो अथवा संतानोत्पत्ति के अयोग्य हो अथवा मानसिक विकार से पीड़ित हो तो ऐसे विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है, यानी वाइडेबल है। यानी जो हमारी धारा 5 सब क्लास 2 कहती है, जो सक्षमता की बात करती है, वो सारे के सारे तत्व पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है, सुरजीत कौर बनाम उज्जवल सिंह एवं अलका शर्मा वर्सेज अभिनेश शर्मा की मामले। अब हम तीसरे तत्व की बात करते हैं 5 सब क्लास 3 में, उसमें एज की बात है। इसमें भी हम 3 बात करेंगे, इसका अभिप्राय क्या है, इसके उल्लंघन का परिणाम क्या है और इसके संदर्भ में केस ला क्या है। हम 3 बात पे काम कर रहे हैं। अब एज के बारे में देखेंगे तो 2 स्थिति बनेगी, एक 1978 के पूर्व की स्थिति, एक उसके बाद की स्थिति। अगर 1978 के बाद के देखें तो यहाँ पे अब वर्तमान में जो एज है वो विवाह की लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष ये निश्चित की गई है। अगर आपने इस शर्त का उल्लंघन किया तो विवाह वैध होगा किंतु दंडनीय होगा। यानी सेक्शन 5 सब क्लास 3 का उल्लंघन करेंगे तो विवाह वैध होगा किंतु दंडनीय होगा। और ये दंड जो है वो 18 सब क्लास 1 में है, जिसमें कहा गया है कि 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये 18 सब क्लास 1 में। अब इस पे एक केस है गिडन बनाम बड़ेलाल AIR 1976 तथा महेंद्र कौर वर्सेज मेजर सिंह AIR 1972। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि सेक्शन 5 सब क्लास 3 के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा बल्कि वैध होगा, किंतु सेक्शन 18 सब क्लास 1 के अंतर्गत ये दंडनीय होगा। यानी जो बात हमारी उल्लंघन के परिणाम में सेक्शन 18 सब क्लास 1 कहती है, वही बात हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वो गिडन बनाम बड़ेलाल और महेंद्र कौर वर्सेज मेजर सिंह के मामले में भी किया। अब हम सेक्शन 5 सब क्लास 4 और सब क्लास 5 की बात करते हैं। इसमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपिंडा की बात आती है। सपिंडा का मतलब हुआ कि पिता की तरफ से 5 पीढ़ी ऊपर से
और माता की तरफ से 3 पीढ़ी। अगर आप इस दायरे में शादी करते हैं तो वो सपिंड की श्रेणी में आएंगे और इसे प्रोहिबिट किया गया है, निषिद्ध किया गया है, आप इसमें नहीं कर सकते। यही स्थिति प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप यानी सगोत्रा की स्थिति में आती है कि अगर सगोत्र में आपने कोई शादी किया तो इसमें भी निषिद्ध है, आप नहीं कर सकते। और दोनों को भारतीय ये जो विवाह अधिनियम है उसकी धारा 2G और 2H में डिफाइन किया गया है। अगर आपने इस शर्त का उल्लंघन किया तो विवाह शून्य हो जाएगा। सेक्शन 11 कहती है कि सपिंडा या सगोत्रा की स्थिति में अगर आप विवाह करते हैं, इस शर्त का उल्लंघन करके विवाह करते हैं, तो ये विवाह शून्य हो जाएगा और दंडनीय भी होगा। इसका प्रोविजन 18 सब क्लास 2 में है, जिसमें 1 माह तक का कारावास और 1000 रुपये तक के जुर्माने की बात कही। और यही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शकुंतला देवी वर्सेज अमरनाथ AIR 1982, शकुंतला देवी वर्सेज अमरनाथ AIR 1982 के मामले में कहा है कि यदि धारा 5 सब क्लास 4 या सब क्लास 5 यानी सगोत्र या सपिंडा के उल्लंघन के किया गया विवाह है तो वो शून्य होगा, किंतु ऐसा विवाह उस दशा में विधिमान्य होगा जबकि दोनों पक्षकारों को शासित करने वाली वैध रूढ़ या प्रथा के अधीन विवाह किया गया हो। मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऐसी रूढ़ या प्रथा है जो दोनों पक्षकारों को शासित करती है, अगर उस प्रथा या रूढ़ के अकॉर्डिंग इन शादी हुआ है तो ये लागू नहीं होगा, यानी वो विवाह वैध होगा। और यदि कोई ऐसी रूढ़ या प्रथा लागू नहीं है तो ऐसा विवाह शून्य हो जाएगा और दंडनीय भी होगा। इस तरीके से सेक्शन 5 ने जो 5 बातें बताई थी, एकल विवाह यानी मोनोगामी, कॉम्पिटेंसी यानी जो सक्षमता की बात की, एज की बात की, सपिंड और सगोत्रा की बात की, इन शर्तों के उल्लंघन पे अगर आप देखें तो केवल सेक्शन 3 को देखा जाए, सब क्लास 3 को, तो उसमें विवाह वैध है, सब क्लास 2 में विवाह वाइडेबल है और 1, 4, 5 की स्थिति में ये विवाह शून्य है। ये सेक्शन 5 में इसेंशियल एलिमेंट था। अब सेक्शन 7 की बात करें, सेक्शन 7 में ये सप्तपदी की बात कही गई है। सप्तपदी की, इसको अगर आप देखें तो 2 प्रकार के कर्मकांड की बात कही गई है सेक्शन 7 में। पहला, पवित्र अग्नि के समक्ष फेरे हो, पवित्र अग्नि के समक्ष फेरे हो और ऐसे फेरे 7 पग चल के हो या 7 स्टेप पे हो, कंप्लीट हो। ये इसेंशियल एलिमेंट है क्योंकि इन शर्तों के उल्लंघन पे सेक्शन 7 स्वयं कहती है कि अगर सेक्शन 7 यानी सप्तपदी कंप्लीट नहीं है, 7 स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, यह विवाह अपूर्ण एवं अबाध्यकारी होगा। यह विवाह अपूर्ण एवं अबाध्यकारी होगा। अब इसी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी, एक केस था भाऊराव वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1965 का केस है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी की भी रूढ़िगत रीतियों एवं कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जाना चाहिए और धारा 5 में उपबंधित आवश्यक शर्तों का भी पालन किया जाना चाहिए। यानी सेक्शन 7 में जो इसेंशियल बताई गई है उनका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भाऊराव के केस में कहा। और इसी को एक दूसरे तरीके से पुनः फिर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसका दूसरा केस था शांति देव वर्मा वर्सेज कंचन प्रभा देवी, शांति देव वर्मा वर्सेज कंचन प्रभा देवी, ये AIR 1991 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह प्रस्थापन किया जाए, यानी यह स्वीकार किया जाता है कि कतिपय कर्मकांड किया गया है, यानी पक्षकारों ने यदि कोई चीज ये माना है कि एक कर्मकांड हुआ है किंतु उसे वो साबित नहीं कर पाते हैं, तो वह कर्मकांड नहीं किया गया था, यह माना जाएगा। यानी न्यायालय ने कहा कि यदि यह
प्रख्यान यानी स्वीकार किया जाता है कि कतिपय कर्मकांड किया गया है और सबूत पर यह प्रकट होता है कि वह कर्मकांड नहीं किया गया था, तो विवाह विधिमान्य नहीं होगा। बात स्पष्ट हो गई कि अगर सेक्शन 7 में जो कर्मकांड की बात कही गई है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो विवाह शून्य हो जाएगा। एक अंतिम आवश्यक तत्व है जो हमारी सेक्शन 8 कहती है रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन ये वैकल्पिक है, ये पक्षकार अपनी इच्छा से इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या चाहे तो ना कराएं। किंतु यदि राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा राज्य में विवाह के पंजीकरण को आवश्यक किया हुआ है, तो हर एक वैवाहिक पक्षकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो विवाह का जाके रजिस्ट्रेशन कराए। और अगर उन्होंने इन शर्तों का उल्लंघन किया तो सेक्शन 8 ही ये कहती है कि उन्हें 25 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। तो इस तरीके से जो हमारे हिंदू विवाह के आवश्यक तत्व एवं उल्लंघन के परिणाम थे, हमने सारी धारा को कवर किया 5, 7, 8, जिसमें आवश्यक तत्व निकल के आए, 11, 12, 17, 18 उसके उल्लंघन का परिणाम निकल के आया और केस लॉ के माध्यम से जो बातें कही गई वो प्रूव हुई। थैंक यू। ये वीडियो कैसा लगा? अगर इसमें किसी प्रकार के सुधार की आपको आवश्यकता महसूस होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपको फर्दर कोई वीडियो जो अपलोड होगी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।